हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक और माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप सभी के सामने ज्ञान बिंदु का जो नया प्रैक्टिस सेट है वो भी बिहार एसएससी का, वो आप सभी का मार्केट में पब्लिश हो चुका है। और आज हम सभी इस बुक का सेट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें टोटल 15 मॉडल सेट है और इस पूरा मॉडल सेट से आप सभी परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा। तो हम सभी इसमें से सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, उनका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो ऐसा आपको पूरा यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा। सभी लोग करवाते हैं बट वो लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं। वैसे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप लोग उसका पूरा एनालिसिस नहीं कीजिए। इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहिए और आपको कंटेंट देख के पता चलेगा कि किस प्रकार का कंटेंट इस चैनल पे दिया जाता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। धीरे धीरे कर करके हम लोग पूरा ये सेट को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का जो सफ़ेद होना, देखिए मक्का की जो पत्ती होती है उसके शीर्ष भाग में जो सफ़ेद पार्ट होता है उसको किस तत्व की कमी के कारण होता है। किस तत्व की कमी का वो सूचक है, मैंने किस तत्व की कमी के कारण उसको ये होता है शीर्ष भाग में सफ़ेद रंग। तो जस्ता की कमी के कारण होता है, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। और इसी के कारण ही धान में जो खैरा रोग होता है वो भी जस्ता की कमी के ही कारण होता है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत में नियोजित अर्थ व्यवस्था कैसी है। तो भारत में जो अर्थ व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो ये सवाल तो आप लोग को आता होगा। इसका आंसर नंबर सी होगा, दोनों है, पूंजीवादी प्लस साम्यवादी। तो ए और बी को अगर हम दोनों को मिला देंगे तो उससे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल, ये आपका आज का होमवर्क नंबर सवाल। हम लोग हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, तो आप लोग भी इसको जरूर कमेंट में इसका आंसर दीजिए और इसके सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर देना है। ऐसे नहीं कि आप लोग BC कर दीजिए। कैसे इसका आंसर आया मैं इसका आंसर नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आता है। इसमें से टोटल मिक्स सवाल था तो मैंने सिर्फ GS के सवाल को ही छांटे हैं जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब क्या बोल रहे हैं, लेबनान की राजधानी पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो लेबनान किसकी राजधानी है। तो देखिए जो आप सभी का लेबनान है वो ऑप्शन नंबर सी यानी बेरूत। तो ऑप्शन नंबर सी का ये राजधानी है, यानी बेरूत की राजधानी है लेबनान। और अगर आपसे इसे हनोई के बारे में पूछा जाए तो हनोई का वियतनाम होगा और हवाना का हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना और हनोई वियतनाम की है। और ये ऑप्शन नंबर ए है। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नेई पाइताब किसकी राजधानी है। तो ये सभी आप लोग को मैं काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि मेरे को भी अच्छा लगे कि आप। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया। तो किस देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया था। तो ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया था। और ये कब हुआ था। तो ऑपरेशन कैक्टस आप सभी को 1988 में हुआ था। ध्यान रखिए 1988 ईस्वी में ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इसको सुमेलित करना है कि कौन सा जो तूफान एवं चक्रवात उसका नामकरण, इसको हम लोग सुमेलित कर रहे हैं। ये तो इसमें से हम लोग को सुमेलित करना है, हम लोग आसानी से सुमेलित कर लेंगे। पहला है निवार। तो ये कहाँ पे आया था। तो ये जो निवार है ईरान में आया था। और ये जो निसर्ग है ये आप सभी का बांग्लादेश में आया था निसर्ग। अम्फान थाईलैंड में आया था। और ये जो आखिरी में गुलाब आता है ये पाकिस्तान में आया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग काफ़ी अच्छे से मिलान कर दिए। निवार ईरान में आया था और ऑप्शन नंबर बी जो आया था यानी वो बांग्लादेश में, अम्फान आया था थाईलैंड में और गुलाब पाकिस्तान में। तो पूरा आपसे भी याद रख लीजिएगा कि उसका नामकरण किया था कहाँ कहाँ पे कौन सा चक्रवात या तूफान देखने को मिलता है। इससे सवाल आप सभी को देखने को मिल सकता है, इसलिए इस सेट में सवाल है। तो निवार ईरान में, अम्फान थाईलैंड में। हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि इसको हम लोग लाउड स्पीकर कहते हैं, जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो कौन हो जाएगा, लाउड स्पीकर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर है, कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। तो ये छत्तीसगढ़ से होकर, इस ऑप्शन के अनुसार छत्तीसगढ़ सही आंसर होगा। टोटल कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपसे भी कहिए, यदि किसी वस्तु का बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच रख दिया जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब आप सभी का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र से परे, यानी ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि वक्रता केंद्र के परे इसका इमेज बनेगा। इसलिए आप सभी ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच कोई अवतल दर्पण में कोई अगर वस्तु हम लोग रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे यानी ऑप्शन नंबर डी में बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। देखिए आप लोग इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसमें जितने भी अवतल दर्पण में 6 जो
सिद्धांत है वो लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आप सभी का याद हो सके और आप लोगों का उसका रिवीजन भी होगा, तो इसलिए उससे भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो ये होता है गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। गृह मंत्री होता है जो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अनजान साक्षी किसकी आत्मकथा है? तो ये के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, ऑप्शन नंबर 19 नंबर क्या है? दबाव का संबंध पास्कल से है, तो विद्युत का संबंध वाट से है, तो उसी प्रकार ऊष्मा का संबंध किससे होगा? तो ऊष्मा का संबंध जूल से होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऊष्मा का संबंध जूल से होता है और प्रेशर का पास्कल से और इलेक्ट्रिसिटी का वाट से, तो इसलिए ऊष्मा का जूल से होगा। नेक्स्ट नंबर है, न्यूगेल्ट्रम किसकी मुद्रा है? तो न्यूगेल्ट्रम आप सभी का किसकी मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर डी की मुद्रा है, यानी म्यांमार की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यूगेल्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। सभी सवाल आप सभी देखिए, इसमें से ज़्यादा सवाल आपको राजधानी एवं उसकी मुद्राओं से पूछा जाता है, इसलिए इसमें दिया गया। लार किसका पाचन का में सहयोग करता है? तो लार किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करने में सहायता प्रदान करता है, तो लार स्टार्च का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर है, ये आप सभी का रीजनिंग का सवाल, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि ये आप सभी एक प्रकार का जीके ही है, यानी ये एक प्रकार का जीएस ही है। तो पुस्तकालय आप सभी पुस्तक से संबंधित है, तो संग्रहालय किससे संबंधित हो जाएगा? तो आप सभी का संग्रहालय जो हो जाएगा वो कलाकृतियों से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कलाकृति से संबंधित हो जाएगा संग्रहालय। नेक्स्ट नंबर सवाल है 23 नंबर, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था? तो RRR को चुना गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था RRR का जो डायरेक्टर कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका तो संबंध चिकित्सा के क्षेत्र में है? तो चिकित्सा का संबंध किसके, मतलब कि चिकित्सा से जो क्षेत्र में किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। रेडियो बायोटेक्नोलॉजी, यानी रेड बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार की चिकित्सा से संबंधित है। बाकी ये सब अलग, देखिए आप लोगों को ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। ये ऑप्शन ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। रेड बायोटेक्नोलॉजी का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाला रेखा कौन क्या कहलाता है? तो भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, और रेडक्लिफ जो रेखा है वो पाकिस्तान एवं भारत के बीच है, रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार ही इसका सबसे सटीक वर्णन है। तो मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में आता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक पूरा मौलिक अधिकार है, और ये सभी इसमें वर्णन किए गए हैं। तो इसी 28 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त ये सभी का मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कौन किया था? तो कजाकिस्तान उसका मेजबानी किया था 2023 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर है कजाकिस्तान सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। चीन है जो पहला कागजी मुद्रा जारी किया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, गांधी जी से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? कब गांधी जी द्वारा सभी आंदोलन चलाए गए थे? तो हम लोग पहले जितने भी गांधी जी द्वारा चलाएंगे आंदोलन उसको लाइन से देख लेते हैं, किस वर्ष किसको कौन सा आंदोलन देखने को मिलता है। तो पहला आया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। फिर उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। फिर उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जिससे आप सभी का भी सवाल बना जो पूछा जा रहा है वो कब चलाया गया था? 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 ईस्वी में चलाया गया था। और एक और जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, उसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। अब नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं, ये क्या सवाल पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें से पहला ही जो नंबर कथन है वो असत्य है। संसद का जो पहला घंटा है शून्यकाल के लिए होता है, गलत है। जो संसद का जो पहला घंटा है वो उसको कहा जाता है क्या? तो संसद का पहला घंटा को प्रश्नकाल बोलते हैं। तो संसद के जो पहला आवर उसको प्रश्नकाल बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, जी हाँ बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर सी है, संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्रवाई की भाषा घोषित किया, बिल्कुल। और नेक्स्ट नंबर है, कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस होता है मतदान। तो ये सभी सवाल आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। देखिए अब आगे आप सभी का न्यूमेरिकल के सवाल, इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि
मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ 2 सवाल, इसका आंसर मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। आप लोग लिख के दीजिएगा कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व करके लाएँ। ऐसे मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जरूर लाऊंगा, तो इसके आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के ऊपर राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सभी सवाल आप लोगों को कई पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, इसलिए मैं तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है मेजर ध्यानचंद के जन्म अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में। देखिए एक और सवाल आ गया न्यूमेरिकल का, इसका भी आप लोग को आंसर बताना है। इसका आंसर मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और नीचे इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, पूरा सॉल्यूशन भी देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ लिख दिया ऑप्शन बी चले गए, वैसे नहीं करना। आप लोगों को पूरा इसका आंसर के साथ बताना है कैसे आप लोग लाए हैं। नेक्स्ट नंबर है साथी पोर्टल। नेक्स्ट नंबर सवाल, ये पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया साथी पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 45 नंबर सवाल एक रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर सी होगा, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। रीजनिंग का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। कॉल मुद्रा, जिसको मांग मुद्रा कहते हैं, वो आप सभी का उप बाजार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, वो एक प्रकार का मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है कशेरुक दंड द्वारा। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान किया कौन? तो कशेरुक दंड द्वारा इसको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। किसको? मेरुरज्जु को, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट नंबर सवाल है विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें से कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी 38 सही जवाब है। 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग 53 नंबर देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो समूह 1 में हाइड्रोजन आता है, जो कि एकमात्र अधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है पहले वो आप लोग जान लीजिए। पहला है आत्मनिर्भरता, दूसरा है औद्योगिक वृद्धि, तीसरा है रोजगार उत्पन्न करना, और ये जो जनसंख्या में वृद्धि है यह आप सभी का आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आपको जनसंख्या में वृद्धि नहीं करना है, ये आर्थिक नियोजन में कहा गया है। तो जो 54 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर आप सभी को सूची 1 से मिलान करना है। मैंने आप सभी को बताया था स्वराज पार्टी का जो हुआ था गठन 1923 में हुआ था, और एक आ गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, और एक और क्या है नौजवान सभा की जो हुआ था गठन 1926 में, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। तो ये मैंने सभी आप सभी को बता दिया। ये सभी का स्थापना अगर आप सभी पूछा किसका, स्वराज पार्टी का जो स्थापना किए थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ये गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा किया गया था, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और नौजवान सभा की आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। तो इसका पूरा आंसर मैं आप सभी को बता दिया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। और फॉरवर्ड ब्लॉक स्वराज पार्टी मैंने आप सभी को बोल दिया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक मैंने बता दिया सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट नंबर है हरित प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से जो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर आप लोग क्या? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है पृथ्वी पर जीवन हरित ग्रह प्रभाव के कारण ही संभव। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ये गलत है। बाकी ये सब जितने भी कथन दिए गए हैं सही है। क्या बोल रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रकार का प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। जी हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। नेक्स्ट बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। ये तीनों सही है, बाकी ऑप्शन नंबर ए गलत है, जो कि इससे ही कारण ही जीवन संभव नहीं है। व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। व्यास सम्मान जो पुरस्कार है वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन है। इसी को सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि धर्म चक्र जो परिवर्तन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उनका पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान रखिएगा आपसे। नेक्स्ट नंबर सवाल है 86वें संविधान संशोधन जिसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, उसमें क्या था? तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान था। ये 2002 में किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान 2002 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर वित्तीय समावेश के हाल ही में इनमें से कौन सी पहल की गई है? तो ये तीनों पहल किया गया है। पहला है ऋण परामर्श सेवा केंद्र का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री जन धन। ये तीनों ही वित्तीय समावेश के हाल ही में पहल किया गया है।
नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी का स्क्रीन के सामने, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल। सही जवाब 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो इसमें से जो भिन्न है उसका सही जवाब है मनोचिकित्सक भिन्न है, बाकी ये सभी आप सभी के मानव के अंग के पार्ट है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धमनी से संबंधित नहीं है? कौन धमनी से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये शरीर की ऊपरी सतह में स्थित, तो ये गलत है। ये शरीर की ऊपरी सतह में स्थित नहीं होता, ये शरीर के अंदर होता है। बाकी सभी कथन सही है। आंतरिक गुहा संकारी होती है, ये भी सही है। देखिए सवाल क्या, पूर्वी नेवल कमांड कहाँ पे है? तो पूर्वी जो नेवल कमांड है वो विशाखापट्टनम। ध्यान रखिए, जो पूर्वी नेवल कमांड है वो विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल, उस शब्द का चयन करो जो भिन्न है। तो कौन सा भिन्न होगा इसमें? देखिए इसमें से कौन भिन्न है आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए सभी इसमें से एक प्रकार की बीमारी है। बाकी ये जो एक प्रकार का अलग चीज़ है, दस्त क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग को आता होगा। ये तीनों एक प्रकार के रोग है, बाकी ये अलग है। डी नंबर सही जवाब होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कीजिएगा, डी सही आंसर है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? और घेंगा रोग किसकी कमी के होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है, एनीमिया रोग खून की कमी से होता है, और घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि इसमें प्रभावित हो जाती है, ये आयोडीन की कमी से होता है। ध्यान रखिए, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर आप सही से राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसमें से पूछा जा रहा है राज्यपाल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगर आप सही से राष्ट्रपति से भी सवाल बनते हैं तो राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो 123 सही हो जाएगा। उस सब का चयन करें जो भिन्न है। तो इसका जो भिन्न है परिस्थितिकी भिन्न है, बाकी ये सभी त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान, ये सभी साइंस है जो कि एक प्रकार का बायोलॉजी से संबंधित है। बाकी ये आप सभी का इन्वायरमेंट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भजन वैष्णव जन तेने कहिए पीर पढ़ाई किसकी रचना है? तो ये वैष्णव जन तेरे कहिए पीर पढ़ाई नरसिंह मेहता की रचना है। ध्यान रखिएगा। भजन बात किन दो देशों के मध्य है? विवाह आप लोगों को पता होगा, काफ़ी चर्चा में था। भारत एवं चाइना के साथ इसका विवाद है, भारत एवं चीन संबंधित सही हो जाए। जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब तनु HCl को लौह लिखित में किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो बिहार में सबसे बड़ा सोने का अयस्क भंडार है। ध्यान रखिए, और कहाँ पे है? तो बिहार के जमुई में सबसे ज़्यादा सोना का अयस्क मिला है, और ये जो आप सभी का 2021 के दिया गया है रिपोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है कौन? झारखंड द्वारा शुरू किया गया है पहली एयर एम्बुलेंस सेवा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? तो विधायिका के अधीन होता है कार्यपालिका। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो उसको यूरिया कहा जाता है, जो कि प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक को यूरिया कहा जाता है। तो यूरिया किसका फार्मूला है? तो NH2CONH2 का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? यूरिया। ध्यान रखिएगा, NH2 मतलब कि NH2CONH2, इसका सही आंसर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, कौन सा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारतीय निर्वाचन, यही भारत के सभी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, जिससे वो लोग चुनाव में भाग लेते हैं। कौन? तो राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है भारत के चुनाव आयोग। इसका अनुच्छेद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसको चुना गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को चुना गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। हाल ही में उनको नियुक्त किया गया, इसलिए पूछा गया। देखिए, हृदयघात के लक्षण पूछा जा रहा है, ये इसमें से सभी इसका लक्षण है। सीने में दर्द, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट, ये सभी हृदयघात जो इसमें आने के लक्षण होते हैं, इनमें से सभी सीने में तेज पसीना आना, तो ये सभी हृदयघात के सभी हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी सवाल मेडिकल टर्मोलॉजी में आप सभी से पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें दिया गया है। तो सीने में तेज दर्द हो, तेज पसीना हो, बाह में दर्द हो, ये सभी आप सभी का दिया गया है। तो हृदयघात का लक्षण मैंने बता दिया। अब 100 नंबर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसमें टोटल 150 नंबर सवाल। पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? किस स्थान पर आयोजित किया गया है? सही आंसर है भोपाल में इसको आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही। ऐसा प्लाया मैदान जो लवणों से भरे उसको क्या कहते हैं?
तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कल्लुर भूमि। ऐसा प्लाय मैदान जो लवणों से भरे उसको कल्लर भूमि कहा जाता है। कल्लर भूमि आपसे पूछे तो ऐसा मैदान जो लवणों से भरे। पूर्व योजना आयोग का अब क्या कहलाता है? तो एक काफ़ी आसान है, नीति आयोग कहलाता है। इसकी स्थापना 2015 में किया गया था और ये भारत के किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है? ये सवाल भी आप लोगों को आता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जो काफ़ी आसान सवाल है, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। ORS की खोज किसने की थी? तो ORS की खोज दिलीप महान लोविस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आप लोग टिक कीजिएगा। ORS की खोज किया गया था दिलीप महान लोविस, ORS की खोज। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है? तो संघ जा रहा, इसमें जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है उसका अनुच्छेद सही दिया गया है 315। बाकी ये सभी गलत दिए गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यानी उस द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन वजह पूछा जा रहा है। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। कब हुआ था? तो 1939 में शुरू होकर 1945 में खत्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट नंबर, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसको अभिवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, अभिवहन। नेक्स्ट नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों तार्किक अधिपूर्ण विन्यास को दर्शाता है। तो ये आप सही का रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको पूरब से व्यापार करने का इजाज़तनामा हासिल किया था? तो किससे किया था? तो ये काफ़ी आसान सवाल है। 1600 ईस्वी में जो इजाज़त दिए थे, कौन दिए थे? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम है, वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने के लिए इजाज़त दिए थे। कौन? एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, कि आप लोग जाइए और पूर्व में व्यापार कीजिए, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, निजता का अधिकार। नेक्स्ट नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार मैंने बता दिया 21। गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी का राजगीर में है। गोमुख कुंड जो एक प्रकार का जल वाला कुंड है, तो ये आप सभी का राजगीर में देखने को मिलता है। गोमुख जल कुंड आप लोग ध्यान रखिएगा, राजगीर में है गोमुख। और ये किस जिले में है? तो ये आप सभी का नालंदा जिला में देखने को मिलता है, राजगीर। निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा का प्रतीक है? तो ये सफ़ेद रंग का झंडा जो है वो बिरसा मुंडा का प्रतीक है। बिरसा मुंडा किस रंग का झंडा उसका था? तो सफ़ेद रंग का था, ध्यान रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है इसमें? तो जल का जमना एक प्रकार का भौतिक उदाहरण है, यानी भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है जल का जमना। एक है चीनी का पिघलना, ये भी भौतिक है। इसमें से ऑप्शन दूध का खट्टा होना एक प्रकार का क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसको फिर से हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दूध अगर एक बार फट जाएगा तो उसको हम लोग फिर से दूध नहीं बना सकते हैं। इसका फिर आगे क्या होगा? 124 का आंसर है। कौन सा एक छोटे सिग्नल साउट नेटवर्क को संवर्धित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। उसको छोटे सिग्नल साइट जो कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? विश्व खुशहाली दिवस। तो आप लोग कमेंट विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा कैसा होता है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्रभावित करता होता है फिर उससे सोडा बनता है, वो किस प्रकृति का होता है? तो एक एसिडिक नेचर होता है उसमें, एसिड इसका सही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा अम्लीय होती है। नेक्स्ट नंबर है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1980 से 84 के बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और 21 संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 21 संधि के द्वारा हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 को हाल ही में 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो आदित्य L1 क्या है? तो सूर्य का एक मिशन है, तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। निम्न में से था है कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? अच्छा, कौन सा बोला कि देखिए मेरे से बोलने में गलती हो रही है, नहीं बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? तो इसमें से जो फलन नहीं है जो है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला है टेम्परेचर, दाब और एंट्रोपी, ये सभी फलन अवस्था है। बाकी ऑप्शन नंबर डी है वो फलन अवस्था नहीं है। फलन आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। सरहुल जो लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। देखिए मैं इतना ज़्यादा बोल देता हूँ कि यहाँ पे लिखने में नहीं बनता, इसलिए मैं आप सभी को बोल देता हूँ, तो आप लोग कॉपी में जरूर इसको
जो मैं बोलता हूँ उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया गया था? तो अब्राहम, इसका जो सही आंसर है अब्राहम ऑर्टेलियस, इसका सही जवाब है अब्राहम ऑर्टेलियस। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है क्या चीज़ में? तो इसका मूल अधिकार नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध लगाना, ये आप सभी का मूल अधिकार नहीं है। ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये सभी हैं कौन? तो कानून के समझ समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने, ये सभी है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे ही तो आप लोग सेट थोड़ी लगा रहे हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक कौन होता है? तो जड़ की कोशिका में उपस्थित जो लवक होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये सवाल आप लोग के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आज का आखिरी नंबर सवाल है, तो ये सवाल आप लोग होमवर्क में जरूर दीजिएगा। तो आज का ये पहला सेट नंबर आपका कम पूरा समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 2 की ओर। देखिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि इसमें मेरे बनता नहीं है करने में, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ। तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करने का जुनून आए। इसलिए चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।